I'm Ramandeep Khasa, and now we will start our new exercise. So let's start this exercise. So here we have defined some relations. So let's start that. So we have a sort of the children's A. कुछ children's हैं, that is the Asha, Ram, Harry. एंड द सेट फादर का सेट लिया, एक चिल्ड्रन का सेट लिया. फादर में है सुभाष, श्याम एंड कृष्ण. एंड देन देयर इज़ अ रिलेशन इज द चिल्ड्रन ऑफ. तो यहाँ पर चिल्ड्रंस का फादर के साथ एक रिलेशन डिफाइन किया गया है. देन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी. तो ए और बी के एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर जो ये चिल्ड्रंस हैं ये एज अ एलिमेंट्स काम करेंगे सेट ए के लिए, और इसी तरह से ये जो फादर्स के नेम है ये सेट बी के क्या है, एलिमेंट्स रहेंगे. तो यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है इज़ द चिल्ड्रन ऑफ, एज अ चाइल्ड ऑफ. सो तो यहाँ पर इसी चीज़ को जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्या आ रहा है कि आशा दैट इज़ अ चाइल्ड ऑफ सुभाष एंड राम इज़ अ चाइल्ड ऑफ श्याम. तो इस तरह से जो एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ थी एक कॉमन सी चीज़ थी कि हम किस तरह से किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो आशा है वो किसका बच्चा है, सुभाष का है. राम किसका बच्चा है, श्याम का है. हैरी किसका बच्चा है, कृष्णा का है. ठीक है. तो इसी चीज़ को आगे हम चलते हैं, तो इसी चीज़ को लेकर हम डिफाइन करते हैं रिलेशंस. सो देखिए हमारे पास सेट ए एंड बी है और दोनों ही क्या होंगे, नॉन एम्प्टी, यानी उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास होगा. एंड देन एनी सबसेट आर. अब हम आर का कोई सबसेट से ले रहे हैं, यानी ए क्रॉस बी जो हमारे पास लिखे है, जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने अभी पीछे की थी, इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी. ए टू बी उसको रिलेशन कब कहा जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़. अब हमारे पास जो रिलेशंस आएगा वो कहाँ होना चाहिए, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, सेट उसमें इंक्लूड होना चाहिए. सो इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए टू बी वो रिलेशन बनता है, यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ए बी का, किसमें, सेट आर में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी. तो जैसे हमने पीछे क्या किया था, जो हमारे पास अभी जो ये चीज़ रही थी, ये चीज़ है ना, यहाँ पे शाम किससे, आशा किससे रिलेट कर रही है, सुभाष से. तो ये एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है. सेम यही चीज़ अब हम यहाँ पे इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि इस चीज़ को हम कह रहे हैं वो रिलेटेड है. अगर वो रिलेटेड नहीं है, अगर यहाँ पर ए बी सेट है हमारे पास, वो क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में, दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, आर इज़ नॉट रिलेटेड टू बी. तो इसको इस तरह से रीड आउट करेंगे, आर इज़ नॉट रिलेटेड टू बी. अब आपके पास एक सेट यहाँ पर जैसे ये चीज़ दे रखी है. अब यहाँ पर देखिए 1 की क्यूब 1 होती है, क्योंकि इन्होंने देखो ये डिफाइन एक रिलेशन डिफाइन किया. और रिलेशन किस तरह से, अब देखो इसके दो फॉर्म्स हैं. एक तो इन्होंने सिंपली ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख दिया, और एक पूरा डिफाइन किया कि किस तरह से हमने नेचुरल नंबर लिया एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. कि आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x को अगर 2 रखोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी. इसी तरह से x को अगर आप 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 27 आएगी. तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा है, एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे पास, किस तरह से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को. सबसे पहले है रोस्टर फॉर्म. सो रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, जो सिंपली आप इस तरह से डिफाइन कर देते हो, ये हमारे पास होती है रोस्टर फॉर्म. ठीक है. सो दिस फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड एज अ ऑर्डर्ड पेयर. जो ऑर्डर्ड पेयर्स में ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं. इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स में जब हम डिफाइन कर पा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी, रोस्टर फॉर्म आएगी. जैसे एक सेट लिया है यहाँ पे ए एंड बी. ठीक है. आर इज सच रिलेशन क्या है, इट हैज़ द स्क्वायर. तो स्क्वायर का रिलेशन है, जैसे 1 की स्क्वायर 1 है, 2 की स्क्वायर 4 है, 3 की स्क्वायर 9 है, 4 की 16 है. तो इस तरह से ये एक हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है. ठीक है. ओके. सो यहाँ पर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है. इसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से इसको डिफाइन करना है. ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हमारे पास जैसे ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले लेंगे एक्स वाई, एक्स बिलोंग करेगा ए को, वाई बिलोंग करेगा बी को, और यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके बीच में क्या होगा, रिलेशन डिफाइंड होगा. जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास सेट ए है, सेट बी है. ठीक है. ये रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड किया गया. अब आप देखो 1 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ. तो आप कैसे नंबर ले रहे हैं, देखो जब मैंने 1 लिखा तो उससे एक एक्स्ट्रा उसमें जो 2 ऐड किया तो 3 आ रहा है, 3 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 5 आ रहा है, 4 में ऐड किया तो 2 6 आ रहा है, इसी तरह से 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ रहा है. तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर,
एक्स सेट ए से लेंगे, वाई जो है एलिमेंट है वो सेट बी से लेंगे, और रिलेशन क्या होगा, एक्स इज दैट इज 2 लेस देन वाई। तो जो हमारे पास है वाई से क्या आएगा, 2 कम रहेगा। जैसे हमने अगर 3 रखा वाई को, तो एक्स क्या रहेगा, उससे 2 कम कर दो, दैट इज द 1 रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है, सेट बिल्डर फॉर्म्स को। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ एरो डायग्राम। अभी जो चीज़ हमने लिखी थी, जैसे ये सेट है आपके पास, ठीक है, अब इस सेट को, जो हमारे पास ए और बी सेट आए हैं, सेट डिफाइन कैसे करना है, स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट है। जैसे 1 का 1 है, 2 का स्क्वायर रूट क्या, 4 का क्या आएगा, 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये स्क्वायर रूट का रिलेशन अब अपन ने यहाँ पे डिफाइन करना है। ये यहाँ पे मेरे पास ये एक सेट एक्स है, ये चलो इसको हम ए और बी ही रहने देते। ये हमारे पास ए है, ये है आपके पास बी है। ठीक है, तो 1 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 1 से। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, एंड 4 का 16 के साथ। तो ये जो इस तरह से हम एक एरो डायग्राम भी बना सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट डोमेन एंड रेंज क्या होती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इस चीज़ की। सो देखो, डोमेन और रेंज वेरी इजी चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसका एक बार डेफिनेशन क्या लिखे वो चीज़ करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ईजिली याद हो जाएगा कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एंड एम्पटी सेट्स, दैट मीन्स ऑलवेज सेट में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नॉन एम्पटी होने चाहिए मतलब। ठीक है, और रिलेशन कहाँ से होना चाहिए, ए टू बी एक रिलेशन होना चाहिए। सो डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होता है ए और बी का, जो पहला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आपका डोमेन होगा। एंड विच पेयर बिलोंग्स टू आर, एंड रेंज द रिलेशन आर ऑफ द सेट ऑफ द ऑल सेकेंड कॉम्पोनेंट। जो आपके पास सेकेंड कॉम्पोनेंट होंगे वो किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा। किस में, जो आपका रिलेशन डिफाइंड होगा। जैसे आपके पास बेटा डोमेन है, डोमेन कैसे डिफाइन करोगे आप, कि एक्स इस तरह से लेना है कि एक्स आपके कहाँ से आए, सेट ए में से आए, और जो एक्स वाई है, जो ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेशन में से आए फॉर सम वाई। वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी में बिलोंग करेगा। अब रेंज, अब देखो पहला जो सेट था वो हमारे पास क्या काम कर रहा था, जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो था हमारे पास डोमेन। अब इसी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वाई, वो किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा, जिसको आप इस तरह से डिफाइंड कर सकते हो। इफ आर इज अ रिलेशन, अब एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी से, एंड ए टू बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। तो देखो, अब जो आप एक सिंपल सी चीज़ आपको बताते हैं यहाँ पर, कि जब आपने एक रिलेशन डिफाइन किया ए टू बी, ये तो काम करेगा बेटा आपका डोमेन का। डोमेन क्या होता है कि कुछ हम इनपुट डाल रहे हैं, जैसे कंप्यूटर होता है हमारे पास। ठीक है, कंप्यूटर में क्या आता है, आप कुछ नंबर्स डालते हैं और फिर हमें कुछ आउटपुट मिलता है। जो हमने नंबर डाले वो तो काम करेगा डोमेन का, और जो आउटपुट आया बेटा वो क्या काम करेगा, रेंज का। अब वो रेंज आंसर सही है नहीं वो हम चेक करते हैं, तो वो चीज़ हमारी होती है कोडोमेन। तो ये जो चीज़ है ये कोडोमेन का काम करेगा, ये सेट करता है डोमेन का। जो हम डालेंगे, जो निकल के आएगा वो इस सेट में जाना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बात की गई है कोडोमेन। जो हमारे पास बी जो है वो क्या करेगी, कोडोमेन का काम करेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए आपने लिया है और एक सेट बी लिया है। अब आप रिलेशन डिफाइन कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 7, ठीक है, तो ये किसके काम कर रहे हैं बेटा, डोमेन के। अब इसकी रेंज क्या होगी, सेकेंड एलिमेंट उठा बेटा 2 3 एंड 6, तो ये आपकी आ गई रेंज। कोडोमेन कौन सी थी, ये कोडोमेन का काम करेगा। क्या ये जो रेंज के एलिमेंट आए हैं क्या इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल देखो 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो इस तरह से हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में डिफाइन करते हैं। तो होप सो ये आपको क्लियर होंगे पॉइंट्स कि डोमेन क्या आते हैं, जो चीज़ें हम डालते हैं, रेंज जो हमारे पास निकल के आता है, कोडोमेन वो सेट जहाँ से रेंज बिलोंग करती है। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रिलेशन और अ सेट। एक सेट के ऊपर रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे।
let A be the non-empty set and the relation R from a set A to itself. खुद के ऊपर ही एक रिलेशन डिफाइंड होगा, एक सबसेट होगा A क्रॉस A का, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन A. रिलेशन ऑन A मतलब खुद के सेट का खुद के साथ ही एक रिलेशन डिफाइंड हो जाए. तो यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, A क्रॉस A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिए खुद के उसी एलिमेंट के साथ. तो जैसे एग्जांपल ये यहाँ पे सेट A ले लिया A B C, ठीक है, और एक रिलेशन डिफाइन किया, देखो A का B के साथ, B का B के साथ और C का A के साथ. तो एक रिलेशन यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है. सो हियर अब देखो, अब जब मैं A क्रॉस A निकाल के देखती हूँ, यहाँ पे निकालिए जरा A क्रॉस A. तो A का A के साथ रहेगा, A का B के साथ, ठीक है. आप पहले ना ऐसे सेट लिख लो बेटा. A सेट क्या है आपके पास, A B और C, फिर A का सेट A B और C, ठीक है. तो पहले मैंने A लिया, A का A के साथ, A का B के साथ और A का C के साथ रिलेशन, यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर बनाया. फिर B का A के साथ, B का B के साथ एंड B का C के साथ. क्लियर. अब क्या करें, C का बनाइए. तो फिर C का किसके साथ, पहले C का A के साथ एंड नाउ C का B के साथ एंड द नेक्स्ट वन इज C का C के साथ. ये रिलेशन हो गया. अब देखो क्या ये चीज़ इसमें आ रही है, ये रही देखो B B एंड C A. जो चीज़ आप इसको उल्टा भी करके देखोगे तो ये चीज़ें आपके पास आएगी, ठीक है. अब ये सारी चीज़ें देखो, ये चीज़ रहेगी अपने पास अभी, C A यहाँ पर आया हुआ ये रहा देखो, ठीक है. तो सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं. तो ये जो रिलेशन है ये A क्रॉस A में जा रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रखी है. सेकेंडली R इज अ रिलेशन ऑन अ सेट A. तो ये तो है ही है, रिलेशन हम डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स है. सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि सेट के हर एलिमेंट का खुद के साथ एक रिलेशन होना चाहिए. जैसे आपके पास सेट में मान लो एक एलिमेंट A पड़ा है, तो A का A के साथ ऑर्डर पेयर बनना होना चाहिए, ठीक है. चलो एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास एक सेट था 1 to 4 का. देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है एंड 4 का 4 के साथ है. मतलब हर एलिमेंट का अपने साथ ही रिलेशन बना हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है. क्लियर. उसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन होता है कि एलिमेंट्स का आपस में ही एक दूसरे के साथ रिलेशन बना होना चाहिए. जैसे देखो 2 और 3 लिया, तो पहले 2 का 2 के साथ बना, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ बन गया उल्टा भी, और 3 का 3 के साथ. तो सारा एक दूसरे के साथ वो रिलेशन डिफाइंड है, तो वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन. नेक्स्ट है वॉइड, मतलब कुछ भी ना हो, खाली. तो वो रिलेशंस क्या होता है, वॉइड होता है, यानी रिलेशन डिफाइन करते हैं फी से. अब उसके बाद है इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशंस में क्या होता है कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B. द रिलेशन R इनवर्स. सिंपल सी भाषा, देखो इस चीज़ को हम लेते ही नहीं है. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, देखो 1 और 2 लिया, ऑर्डर पेयर बना, इसको उल्टा करके लिख दो बेटा 2 और 1, ठीक है. इसी तरह से इसको उल्टा कर दो, आपके पास क्या आएगा, 4 और 3 आ जाएगा. सेम इसको उल्टा लिखो 6 और 5. तो ये चीज़ क्या बनेगा, R इनवर्स बन जाएगा. मतलब ऑर्डर पेयर को रिवर्स करके लिख दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स आ जाएगा. अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो लास्ट में बात कही गई है कि जो डोमेन होएगी ना इनवर्स की, वो रेंज होती है R की. देखो इसकी डोमेन क्या आएगी, अगर मैं इसकी डोमेन निकालूँ, R की जो डोमेन है बेटा क्या आएगी, 1 3 और 5 ही आएगी. और इसकी जो रेंज निकालूँ, रेंज क्या आएगी, यानी पीछे वाले सेकेंड एलिमेंट, यानी 2 4 और 6 यही आएगी. अब इनवर्स की ज़रा निकालो, इनवर्स की डोमेन निकालो. इनवर्स की डोमेन क्या आएगी, 2 4 और 6 आई. और इसी तरह से रेंज निकालो इनवर्स वाले की, 1 3 5 आएगा, ठीक है. अब देखो जो डोमेन थी अब वो क्या काम कर रही है, रेंज का.
और जो इसकी रेंज थी वो अब इसका क्या कर रही है, डोमेन का काम कर रही है। ये यहाँ पे बात लिखी गई है, क्लियर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन इज हियर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ये बहुत अच्छी बात है. जैसे अभी तक आपने आइडेंटिटी रिलेशन किया ना, सेम रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि एलिमेंट का जो आपके पास जो रिलेशन होगा दैट इज ए टू ए रहेगा. एंड ए सेट, हम कोई भी सेट ए लेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 1 and 2 कोई सेट लिया, ठीक है. अब यहाँ पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से 1,1, 1,2 एंड 2,2. तो ये हमारे पास क्या एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है. अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, वो तो पड़ा है. दैट मीन्स ये हमारे पास क्या रिफ्लेक्सिव. यही बात वहाँ पे बोली गई कि ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक क्या होता है? उल्टा हो जाता है. जैसे मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर है, अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर ये बन रहा है तो उसमें बी ए भी बनना चाहिए, ठीक है. तो देखो ऑर्डर्ड पेयर अगर बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में तो इम्प्लाइज दैट बी ए भी क्या करना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए. जैसे एग्जांपल ले लो आप, 1, 2 और 3 का हमने कोई सेट लिया है, ठीक है. अब रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आप 1,1, 1,2, 2,1 एंड 3,3, ठीक है. ये चीज़ है. अब यहाँ से देखो इसका उल्टा पड़ा है, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक्स है. यानी 1 और 2 है और उल्टा भी उसका है, 2 और 1 भी, इनवर्स भी उसका पड़ा है. तो ये होता है सिमेट्रिक. अब बात करते हैं ट्रांजिस्टिव की. तो ट्रांजिस्टिव में क्या होता है? ट्रांजिस्टिव में जस्ट एक चीज़ यहाँ इसी में हम ऐड कर देते हैं, फिर आपको एग्जांपल के थ्रू और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे अभी हम इसमें एक रिलेशन डालते हैं दैट इज़ 2, 3 एंड 1, 3, ठीक है. देखो अब हमने क्या करना है, कोई 3 सेट्स उठाए. पहला सेट उठाया कि ए बी जो है, ए बी इसके रिलेशन में है, ठीक है. उसके बाद क्या है हमारे पास कि बी और सी भी क्या है, इस रिलेशन में पड़ा है. तो बेटा देखो ए और ये जो सी है ये भी क्या होना चाहिए, आपस में रिलेशन में होने चाहिए. यही बात बोली है. अब देखो अब यहाँ पे देखो हमने क्या उठाया, ये उठाया जैसे 1 और 2 है, ये है हमारे पास रिलेशन में. उसके बाद मैंने उठाया 2 और 3, 2 और 3 भी तो रिलेशन में. देखो बी और बी सेम होने चाहिए, ठीक है. तो ये मेरे पास ए का काम कर रहा है, ये बी का, ये बी का और ये सी का. यहाँ 1 और 3 का ही पेयर बनेगा. इट मीन्स 1 और 3 भी तो रिलेशन में होना चाहिए, वो है यहाँ पे, बिल्कुल है, ठीक है. सो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा. ये इसकी डेफिनेशन लिखने का तरीका और ये है इसका एक एग्जाम्पल. क्लियर? ओके. सो नाउ अब हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले आपके पास बेटा 2 सेट्स है, दैट इज अ नॉन एम्प्टी, और फाइनाइट सेट्स है हैविंग एम और एन नंबर्स है उसके पास, सेट के पास, ठीक है. और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे हमारे पास? तो हमारे पास बेटा जितने सेट ए में एलिमेंट्स हैं और जितने सेट बी में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास बनेंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे आपके पास देखो बेटा हमारे पास क्या है, ए सेट है दैट इज 1 and 2 है, ठीक है. तो और एक सेट है बी, उसमें है 2 और 3, ठीक है. अब हम निकालते हैं ए क्रॉस बी. सो ए क्रॉस बी निकालोगे, पहले 1 का 2 के साथ निकालोगे, 1 2. नेक्स्ट ऑर्डर पे बेटा 2 का 2 के साथ, नेक्स्ट 1 का 3 के साथ, एंड नेक्स्ट 1 2 का 3 के साथ, ठीक है. अब देखो मेरे पास इसमें कितने नंबर ऑफ सेट्स एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, ठीक है. बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 है. इट मीन्स मेरे पास यहाँ पर जो क्या बनेगा बेटा, एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने आने चाहिए, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी आने चाहिए. यानी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब कितने बनने चाहिए, 4 बने रहे. 1 2 3 4. यही बात यहाँ पे बोली गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो कितने होंगे, एम क्रॉस एन होंगे. वी नो दैट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग द एलिमेंट्स
किसी भी सबसेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो बेटा 2 की पावर n होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एंड नंबर ऑफ सबसेट हैविंग, अगर आपके पास किसी सबसेट में mn एलिमेंट्स पड़े हैं तो उसमें कितने सबसेट होंगे बेटा, 2 की पावर mn हो जाएंगे। मतलब जितने भी एलिमेंट एक सेट के अंदर पड़े हैं उतने ही उसके सबसेट्स बन सकते हैं बेटा, ठीक है। सिंस ईच सबसेट A क्रॉस B रिलेशन फ्रॉम A टू B है, ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन क्या है सच दैट है वो A टू B रिलेशन दे रखा है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे बेटा, जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 की पावर कर दो। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, एक यहाँ भी एग्जांपल है कि सेट आपके पास A में है 2 एलिमेंट, सेट B में 3 एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिलेशन की बात करूँ बेटा तो वो 2 की पावर कितना बनेगा, 6, यानी कितने बनेंगे 64। क्लियर। तो ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना आप इस चीज़ को। सो ओके गाइस, सो नाउ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।